वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, देखिए, आपका क्वेश्चन है पब्लिक एंटिटीज़ इनको कहते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। इसमें लॉसेस हैं, वो 5-7 लॉसेस में और ह्यूज लॉसेस में है। लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स देंदा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। टारगेट का आधे से ज़्यादा हिस्सा 40% के करीब टैक्सेस हुकूमत के ही इदारों से कलेक्ट होते हैं। आपका जो सबसे बड़े टॉप परफॉर्मिंग होते हैं ना हमारे इंस्टीट्यूशन, उसमें OGDCL है, PPL है, उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक है। इनका पता है कितना प्रॉफिट है? ये हम दोस्तों को बता दूं मैं, 7,450 अरब इनका टैक्स रेवेन्यू और 2,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें से 1,683 अरब रुपया डिविडेंड्स की शेप में आना है हुकूमत को। इन्हीं इदारों ने डिविडेंड देने हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास पॉलिसी सिरे से कोई नहीं है। आप कहते हैं अभी एक रेलवे आपकी नुकसान में है, आपने ये उसके बाद ये बना दिया ऑरेंज रेलवे, उसके अंदर भी लॉस है। सालाना हमारे पास लॉस भी है, सूद भी जाता है सर। आपके सब्सिडी दे रहे हैं ना, हमें ये जो फ्री मील्स वाली आदत है ना, ये छोड़नी पड़ेगी। देयर आर नो फ्री मील्स इन द वर्ल्ड। ये जब तक अब ये ठीक है, ज़रूर सब्सिडियाँ दें जब आप बड़े खुद मुख्तार हो जाएं, बड़ी कमाई हो रही हो, सोना खरीदने जाएँ, पहले घर में भूख पड़ी अब सोना खरीदने भाग जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? अब इसके ऊपर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए, कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाएं, इन तमाम इदारों को फौरी तौर पर निजकारी की जाए, कम अज़ कम इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़रूर दे दिया जाए ताकि इनको टर्न अराउंड करने का मौका मिले। आप ये बात मैं बताऊं, हुकूमत का काम दुनिया सारी में एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पर देना होता है जिसमें कारोबारी लोग मुनाफा बनाते हैं और उस मुनाफे को टैक्स करना है। अच्छा, तो वो देते ही नहीं। ख्वाहिश साहब, जिस तरह अभी रिलीफ की बात हो रही थी, हुकूमत को ज़राअत पर फोकस कर लेना चाहिए या इंडस्ट्री पे? 74 सालों में हमें एक फैसला करना चाहिए। नहीं सर, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। यही तो फैसला दोनों पे करना है। आपको मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 27,500 मेगावाट आपकी बिजली की कंजम्पशन है। सिर्फ 3500 मेगावाट इंडस्ट्री और ये तजारत लेती है, बाकी सारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है आपकी। आप इसको बिजली सस्ती दें, ज़राई ट्यूबवेल पर सस्ती दे दें, इसमें कौन सा मसला है? आप देखें, पिछली हुकूमत ने टर्फ लोन दिया 500-550 अरब रुपया, 2,000 कारखाना लगा पाकिस्तान में। ये 2,000 कारखाने में 4-5 लाख बंदा मजदूर भर्ती हुआ है। देखिए, ये हुकूमतों का काम है। इस तरह नहीं हो सकता कि अब सारी महंगाई अवाम पे फेंकते जाएंगे। जी मुश्किल फैसले दें, और ये मुश्किल फैसला नहीं है कि अवाम के ऊपर पेट्रोल बढ़ा दो, अवाम के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। मुश्किल फैसला है कि इसको क्राइसिस को मैनेज कैसे करना है विद मिनिमम पेन। आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम पेन। अवाम को पेन तो लेनी है लेकिन कम से कम देनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें राशनिंग करनी चाहिए। हम तो रेवोल्यूशनरी मेजर, अगर टैक्स में हम BTB पे काम नहीं कर सकते, नए टैक्स पेयर को नेट में नहीं ला सकते, तो जो कब्जे छुड़ाले ज़मीनों के वही बेच के कर्जे उतारे जा सकते हैं। बाद में याद करा दी ये BTB वाली, पिछले ये इस हुकूमत ने तो सारा उसका ख़त्म ही कर दिया सिस्टम। शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म कर दी है जिसमें आप लोगों को टैक्स नेट में ला एक दफ़ा हम एक तरफ नारा लगाते हैं दस्तावेजी मुआशरत का, दूसरी तरफ आपने ख़त्म कर दी है। समझो कोई ज़रूरत ही नहीं रही आपको शनाख्ती कार्ड रखने की। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, फिर से वही पुराना POS को फ़रोग़ दें, उसके अंदर लोगों को प्रॉपर सेल के ऊपर टैक्स देना पड़े। आपने लेकिन उमर साहब, उसमें या तो सब पे लागू कर देना, या 2 लाख या 50,000 लेके एक को छोड़ दिया, दूसरे को रजिस्टर कर दिया जिसने पैसे। उसका स्टेप बाय स्टेप तो सब पर लागू होना है। अब इस हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए छोटे दुकानदारों को फिक्स टैक्स में ले गए हैं। उसका मतलब है कि वो स्कीम तकरीबन POS वाली का तो आपने फेज आउट कर दिया उसको। इस तरह मत करें। पाकिस्तान को हमने चलाना है ना, हमने अवाम को भी रिलीफ देना है। ये बिल मैं बताऊँ, अगर पिछले साल में हुकूमत ने 1,100 अरब रुपया बिजली के ऊपर ज़ाया कर दिए, जो ये अब वाली हुकूमत कहती कि वो डेफिसिट था, उसका नतीजे में वो सस्ती बिजली कारखानों को भी मिल रही थी, अवाम को भी मिल रही थी। अब भी आप इसी तरह कर रहे हैं, कान इधर से पकड़, अब दूसरी तरफ सब्सिडीज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो 100 यूनिट का ऐलान किया है, वो खैर मैं उसके ऊपर मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अगर आपने रिलीफ देना है तरीके से देना, सबको देना। मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक ही मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, अगर हमने कर्जों से $89 बिलियन जो आपका कर्जा है, जितने हमारे कब्जे में लोगों ने ज़मीनें की, उनको छुड़ा के, उनको बेच के, सेल करके कर्जा उतारा जा सकता है। अब भी सिमत दुरुस्त हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत के पास ऐसे एसेट्स हैं। मसलन पाकिस्तान में एक कंपनी है, पिको उसका नाम है, 135 कब्जा किया हुआ ना किसी ने, आज तक किसी को छुड़ाया? किसी का कोई कब्जा नहीं है। 135 अरब रुपए की ज़मीन है उसके पास। कितनी? एक कंपनी के पास 135 अरब रुपए की ज़मीन है। हुकूमत पाकिस्तान की कंपनी है, उसको निजकारी करे बंद पड़ी है।
20-25 साल से, उसकी निजकारी करे, अपना पैसा लेके, लेकिन उसी दिन $1 बिलियन का कर्जा भी उतारे, ये ना करे कि उसको बेच के पैसे। जुल्फकार भुट्टो ने रशिया से जब स्टील मिल को यहाँ लाया, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल, खसारे में ही आज तक। पीआईए जो एक टॉप पे वक्त था वो फिर खसारे में है, रेलवे जो टॉप पे था वो भी खसारे में है। ये वजह क्या है? सरकारी इदारे क्यों खसारे में जाते हैं? नीति आपको पता है एमसीबी, अच्छा, मैं आज आपको बता, एमसीबी बैंक 1996 में 7 अरब रुपए के साथ खसारे पर था। 55 करोड़ रुपए में उसका टोटल सौदा 56 करोड़ रुपए में हुआ था। आज वो बैंक, सिर्फ एमसीबी बैंक साल का 40 अरब रुपया कमाता है। आज मैं सही कह रहा हूं। अच्छा उमर साहब, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुनाफा बख्श जिस पे आज हम फख्र कर सकें, ये उस हुकूमत ने बनाया, आज ये मुल्क को फ़ायदा दे रहा है, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में? ये इस वक्त देखिए मंसूबे तो बहुत सारे हैं जिनमें प्रॉफिट आ रहा है। मैं जैसे कि आइलैंड गैस डेवलपमेंट है, लेकिन कम आ रहा है। अगर वो अभी 100 अरब रुपया साल का, जिस आप एक लिस्टेड कंपनियों का बता रहे थे 1000 अरब रुपया उन्होंने एक साल में कमाया, तो कुछ सरकारी उनमें 10 कंपनियां सरकारी हैं जिनका तकरीबन मुनाफा 200 कुछ अरब रुपए है। ये नहीं बात पीपीएल का मुनाफा है, मारी पेट्रोलियम का लिमिटेड का पैसा है उसमें। अच्छा बिजली बहरान जो चल रहा है, डॉलर को उड़ान चल रही है, मुख्तसर 1 मिनट का कोई प्रपोजल या तजवीज़ किस तरह मुमकिन? सर डॉलर की उड़ान रोकने का एक ही तरीका है, आपकी बास्केट है $67 बिलियन की, एक्सपोर्ट $32 बिलियन, और जो आपकी ये 62 बल्कि कर ले $30 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस, आपने इसके अंदर रहना है। आप देखिए आपका हिस्टोरिक पिछले साल कह रहे ट्रेड डेफिसिट है, दैट इज़ $48 बिलियन, लेकिन अल्लाह के फजल से $33 बिलियन की आपको रेमिटेंसीज हैं और आपका $15 बिलियन के ऊपर साल क्लोज हो रहा है। हमने सिर्फ ये ऊपर वाला $15 बिलियन किसी तरह इसको कंट्रोल करना है, वरना पाकिस्तान की सत्ते खैरान है। मतलब ये है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर टैक्स रेवेन्यू वसाइल को बरोबर लाने की जरूरत है, प्रॉपर चैनलाइज करने की। अच्छा चौधरी साहब, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन भी दी पोस्ट बजट में, इस बजट में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ज़्यादा जोर रखा गया है या डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ? आप क्या समझते हैं हमारी जो तरक्की है मुस्तकबिल पाकिस्तान का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से वाबस्ता है या डायरेक्ट टैक्सेस पर? अयूबी साहब, हर आने वाले साल में जो है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का हुजम है उसे कम किया जाए, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्ट टैक्सेस की पोर्शन बढ़ता है वो भी विद होल्डिंग टैक्सेस की शक्ल में आता है। जैसे अब बिजली के बिलों पे टैक्स लग गया, ये 35 लाख के करीब लोग होंगे जो 10,000 रुपये महीना के हिसाब से तकरीबन 1,20,000 रुपये देंगे और गवर्नमेंट को शायद 40 अरब रुपये साथ के मिलेंगे। इसने कुछ परसेंटेज बेहतर कर दी। कुछ प्रोजेक्शंस के अंदर आपने डीम्ड रेंटल इनकम डाल दी, मतलब प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स की, और कुछ आपने इसी तरह से दूसरे मेयर्स करके, लेकिन सेक्शन 7 में जो वेल्थ टैक्स का नफाज किया, अर्ज ये है कि इन लिeu वो वेल्थ टैक्स कर दिया उसको, है तो वेल्थ टैक्स ये सादे लफ्ज़ों में। अब आप ये समझिए कि अगर हमने इस मुल्क को लेके आगे चलना है तो सबसे पहले सर हमें वीएन की ज़रूरत है। वीएन मेक्स मनी। अगर प्राइवेट इंटरप्राइजेस और हमारी लिस्टेड कंपनियां और हमारे अदारे बिलियंस रुपए के प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये स्कोप बढ़ाने की ज़रूरत है। समझ आ रहा है कि आपका पीटीसीएल भी एक डेड बॉडी था जिस वक्त आपने उसको प्राइवेटाइज किया तो उसने किया, उसके मुकाबले पे जो फॉरेन कंपनीज बाहर से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आई उन्होंने मल्टीपल टाइम प्रॉफिट्स बनाए। तो अगर एक काम हमें जो है वो पब्लिक सेक्टर में करने में कामयाब नहीं हो रहे तो इस बात को कन्फेस करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर मेरे से नहीं चल रहा तो मैं आपने से बेहतर को अपॉर्चुनिटी दे दूँ। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दुनिया में है, डोमेस्टिक पोटेंशियल बहुत है, आप इंटरनेशनल पोटेंशियल हायर कर सकते हैं, लेकिन इशू यही है कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पे जाना होगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाने के लिए पॉलिसी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और रजीम बेस्ड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि साल के बाद जो रजीम आएगी वो आके उसको फिर दोबारा नए मोड पे डाल दे, तो फिर इस तरह मुल्क आगे नहीं जाते। सियासत को और मुआशरत को बिल्कुल अलग होना चाहिए और एक चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी बनना चाहिए। उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो बैठ के फैसला कर लें कि ये वो पॉलिसीज़ हैं जो आने वाले 10 साल के लिए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एसेंशियल हैं। अब 2 साल पहले आपने कहा कि ID कार्ड की कंडीशन के बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इस गवर्नमेंट ने आते CNIC कंडीशन को ख़त्म कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो सिस्टम में लोगों को लेके आए थे उसकी कॉस्ट पे की थी, अपने बिजनेसिस का लॉस किया कि लोगों ने क्लाइंट छोड़ दिया ID कार्ड की वजह से कि मुझे नुकसान हुकूमत से पहुंचेगा। आज वो लोग मातम कर रहे हैं अपने ऊपर कि वो लोग अच्छे रह गए जिन्होंने CNIC के बगैर अपने गोशवारे दाखिल कर दिए। तो रजीम बेस्ड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इस हुकूमत के लिए आने वाला वक्त
आप आसान देख रहे हैं या फिर ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आवाम को मुश्किलात उठानी पड़ेंगी? सर आने वाला इस गवर्नमेंट के लिए एक विंडो नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो गई, जिस तरह से कि सिटी ग्रुप ने भी रिपोर्ट निकाली है कि ये इस साल में $65 और आने वाले साल में शायद $50 से भी नीचे चले जाएंगे, तो आपका अगर इम्पोर्ट बिल $10 काबुल होंगे जो हमारी शरायत IMF के साथ लेविस बढ़ानी है तो हम कीमतें कम कर सकेंगे। जी बिल्कुल, इसके अंदर IMF, जैसे इन्होंने बताया, IMF आपको कोई कंडीशन नहीं करती, आप खुद IMF को अपना एक प्लान प्रेजेंट करते हैं कि जनाब मुझे इतना लोन दे दें, मैं यूं आपको वापस दे दूंगा। आप जब अपनी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते तो IMF आपको कहती है कि आप अपनी कंडीशंस पूरा करें, तो आप उसको बयानिया देते हैं कि IMF ने हम पे जोर डाल दिया। IMF आपको कुछ नहीं कहती। आप जिस वक्त IMF के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो IMF एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उस डॉक्यूमेंट में आपने फेज वाइज अपनी पॉलिसीज जो उनके साथ एक्शंस डिसाइडेड होते हैं वो करने हैं। आप वो एक्शन टाइमली करते नहीं है और फिर आप पब्लिक करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है तो सियासी फायदे के लिए फैसलों को रोक लेते हैं, और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि फिर जब वो कुछ अर्से के बाद यकमुश्त करने पड़ते हैं तो फिर बोझ आता है अवाम के ऊपर। हमें ये देखना होगा कि हमने इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो इंटरनेशनल ट्रेड पे नज़र रखनी है। ऑयल की प्राइसेस में आपसे अर्ज कर रहा था, अगर $10 प्राइस की नीचे है तो हमारा 100 अरब रुपए का फ़ायदा होता है। इस साल में इंपोर्ट आप देख रहे हैं, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, लग रहा है आपको? जी, जो एक्सपोर्ट बढ़ती हैं वो आपकी उसका दारोमदार आपकी प्रोडक्शन और कैपेसिटी पे होती है। तकरीबन आपके जो कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अपनी पूरी पीक पे चल के इसको $30 बिलियन तक लेके गए थे। अब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ नहीं, आपको सर्विसेज में जाना है। IT सेक्टर एक बहुत बड़ी आपके पास गेम चेंजर है, आपकी यूथ भी है। आप अपने IT सेक्टर को प्रमोट करें तो वहाँ पर आसानी से 8 से 10 बिलियन तक की IT एक्सपोर्ट करके हम रेवेन्यू इमीडिएटली कमा सकते हैं। काशिफ साहब, जिस तरह सियासत और मुआशत है, वाकई अगर इनको अलग किया जाए तो आप समझते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कारआमद साबित हो सकती है? कि मैं तो इसको अलग करता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब एक हुकूमत आती है वो अलहदा मुआहदा करती है, एक हुकूमत आती है वो अपनी अलहदा पॉलिसी लेकर आती है, 4-4-5-5 वजीर बदले जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चलेंगी? वो देखिए, दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़। वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी हमारी नहीं है। देखें, अगर पाकिस्तान में पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हमने अगले 25 साल में क्या करना है, लेकिन हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं कि हमने 5 साल में क्या करना है जब तक हमारी हुकूमत होगी, और फिर जब अगली हुकूमत आती है तो वो फिर शुरू से शुरू कर देती है अपनी पॉलिसी को बनाना। तो यस, ये हमारे लिए नुकसानदेह बात है। हमें अगर हमने ये करना है कि हमने इंपोर्ट को रिड्यूस करना है और हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, या हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमने लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट देना है या नहीं देना, या हमने सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेनिफिट देना है, हमने एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है या नहीं जाना, हमने सोलर पे जाना है या नहीं जाना है, हमने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, हमने डैम्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। अगर ये हुकूमत आज भी सोचती है कि मैंने डैम बनाना है तो डैम 10 साल के बाद बनेगा, और अगर 5 साल के बाद आके अगली हुकूमत ये सोचे कि नहीं यार डैम बनाना तो बहुत महंगी चीज़ है तो डैम को रोक देना चाहिए, तो 5 साल की मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी। 1992 में जो बनना चाहिए था, अब उसकी जब लागत बहुत कम थी और अब कहाँ पाकिस्तान के लिए ये कहा जा रहा है कि 2025 में वाटर स्केर्स कंट्री हो जाएगा। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपको बत्ती पानी बिजली नहीं मिल रही, आने वाली आपके शहरों के अंदर लड़ाइयाँ पानी पे होगी। पिछले दिनों आपने कराची में हाल नहीं देखा कि आपको पानी नहीं मिल रहा? देखें, आज भी दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आप वाटर रिजर्वॉयर्स को बनाना शुरू करें, आप डैम्स को बनाना शुरू करें, और जो सबसे ज़रूरी बात है आप सोलर पे कन्वर्ट करें। ये मैंडेटरी कर दे हुकूमत पाकिस्तान कि ऐसा घर जो 1 कनाल से ज़्यादा का है उसको चाहिए कि वो सोलर की तरफ चला जाए, उसकी बत्ती बंद कर दी जाए। देखें, अगर हमने सख्त फैसले लेने हैं ना तो जिसका 1 कनाल से ज़्यादा घर है वो अफोर्ड भी करता है, और हुकूमत पाकिस्तान ने उसका इंटरेस्ट भी 6% कर दिया है। दोबारा वो 2024 तक आपका वो रिवैलिडेट हो गया है। स्टेट बैंक ने वो दोबारा सर्कुलर दे दिया कि आप 6% पे हमसे लोन ले लें। तो पाकिस्तानियों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 6% पे, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो 6% पे लोन लेके अपने घरों पे सोलर के प्लांट्स लगाएं, ताकि जो फ्यूल जो हम कहते हैं कि जनाब, जैसा कि उमर भाई ने भी कहा कि डोमेस्टिक में बिजली ज़्यादा होती है, तो क्यों ना जो हम सरकार से बिजली ले रहे थे हम स्टेट को बिजली देना शुरू कर दें। तो देखें, ऐसे फैसले करने होंगे, ये लॉन्ग टर्म होंगे, ये हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। और फिर वही बात मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूँ
कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अनडिक्लेयर्ड अनडॉक्यूमेंटेड पैसे को इकोनॉमी की तरफ लाना होगा। इट इज़ उसके लिए बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है। काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, चौ साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। मुझे लगता है मुझे तज्जिया नहीं करना चाहिए, आपने आज खुद ही तज्जिया किया होगा। कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम था। आपने कमेंट्स में बताना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।